अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने इक्वेशन मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the line joining of the segment joining the points A B। वो कहता है A और B को मिलाने से जो एक सेगमेंट बना है, आपने इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। हमने इक्वेशन इस A और B को जो पॉइंट्स A और B पॉइंट्स को मिलाने से बनी है उसकी इक्वेशन नहीं बतानी, बल्कि जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। मतलब इसको मैं C और D का नाम दे देता हूं। ये CD क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CD, जो क्या कर रहा है, AB को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। मतलब A से D तक और B से D तक फासला बराबर होगा और ये 90 का एंगल भी बना रहा है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो बाइसेक्ट करे, दरमियान से काटे और 90 का जाविया भी बनाए। तो अब देखें, पहली बात तो ये है, ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट D है, ये AB का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। D क्या होगा जी, AB का मिड पॉइंट होगा। मतलब ये CD जो है दरमियान से गुजर रहा है ना AB के, तो D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इट्स मीन आपने क्या करना है, पहले AB का मिड पॉइंट मालूम कर लेना है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने इक्वेशन का फार्मूला पढ़ा था, जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि जिस लाइन की हमने इक्वेशन बतानी होती है, उस लाइन का हमें एक तो पॉइंट चाहिए होता है, कोई एक पॉइंट, और हमें उस लाइन की क्या चाहिए होती है, स्लोप चाहिए होती। तो ये जो CD है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमें इसका एक पॉइंट चाहिए। तो अगर हमने ये AB का मिड पॉइंट ये मालूम कर लिया, तो ये मिड पॉइंट जो है वो CD के ऊपर ही वाक़ है, तो हमें लाइन CD का एक पॉइंट मिल जाएगा और उसकी स्लोप भी हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने पहले पॉइंट मालूम करना, तो हमें पॉइंट जो है ना, ये वाला D यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AB मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। वो कैसे आएगा जी, AB का मिड पॉइंट, हमें A क्या दिया हुआ है जी, A पॉइंट हमें दिया हुआ है 3,5 और B पॉइंट क्या दिया हुआ है जी 9,8। तो इसको हम क्या कहेंगे, x1 y1 और इनको नाम देंगे x2 y2 का। मिड पॉइंट कैसे आता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों x कोऑर्डिनेट्स को जमा करके 2 पर तकसीम और y कोऑर्डिनेट्स को जमा करके 2 पर तकसीम। x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 जमा x2 की वैल्यू क्या है 9 तकसीम 2, y1 की वैल्यू क्या है 5 जमा y2 की 8 बटे में 2 आ जाएगा। 9 और 3 कितने हो जाते हैं जी 12 बटा 2, 8 और 5 होगा 13 बटा 2। तो ये बन जाएगा 6,13 बटा 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये एक पॉइंट आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। AB का जो मिड पॉइंट है वो किस पर वाक़ होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वाक़ होगा। मतलब उस लाइन का जिसकी हमने इक्वेशन बतानी है उसका हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है। अब देखें, आपको पता है कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं
तो इसका मतलब ये होता है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल होगा -1/, स्लोप ऑफ सी डी। तो हमें लाइन जो है वो सी डी की हमें इक्वेशन बतानी है, सी डी की। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ ए बी जो है वो बराबर होगा -1 स्लोप ऑफ सी डी। तो इसकी हमें स्लोप मालूम करनी है। तो अब क्या होगा जी, हमें इस लाइन की स्लोप मालूम कर लेनी है, स्लोप ऑफ ए बी। ये जो है ना ए बी, इसकी अगर हमने स्लोप मालूम कर ली तो ये सी डी की स्लोप हम मालूम कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी हमने मालूम करना है। पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी होगा तो हम स्लोप ऑफ सी डी मालूम कर सकते हैं। अब हम स्लोप ऑफ ए बी मालूम करते हैं। तो कोई से दो पॉइंट्स हमें दिए जाएं तो उनकी स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला हमने पूरी एक्सरसाइज में यही सीखा है जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब y2 की वैल्यू क्या है जी, 8 है, माइनस y1 की वैल्यू 5 है, ओवर x2 की वैल्यू 9 है, माइनस x1 की वैल्यू 3 है। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 8 माइनस 5 कितना होता है जी, 3, और 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। 1/2 हमारे पास स्लोप आ गई। स्लोप ऑफ ए बी कितनी आ गई, 1/2। यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू, 1/2 इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ सी डी विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब ये क्या होगा जी, ये सी डी, स्लोप ऑफ सी डी इधर आ जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी ये बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो हम इसको लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 1/2। अब साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा और ये आगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। -1 को जब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ सी डी कितना आ गया हमारे पास, -2 स्लोप ऑफ सी डी विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्लोप ऑफ सी डी उसका हमारे पास जो है स्लोप ऑफ सी डी, उसका हमारे पास स्लोप आ गई है, सी डी की स्लोप आ गई। तो अब जब इसकी स्लोप हमें मालूम हो गई है तो अब हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। उसकी स्लोप भी आ गई है और उसका पॉइंट भी हमारे पास आ गया, ये वाला पॉइंट। तो अब इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसको हम क्या नाम देंगे, x1 और y1। तो अब यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 13/2 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू है -2, x1 की वैल्यू क्या है, 6 है। तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2 को 1 पे डिवाइड करें 2, 2 को y से मल्टीप्लाई 2y, माइनस क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू -2x प्लस का 12। अब ये जो इस साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 2 इंटू -2x प्लस 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -4x माइनस का 24। ये इधर आके ऐड हो जाएंगे, 2y माइनस 13 प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई जी 4x प्लस 2y, x वाला पहले लिख दिया फिर y वाला लिख दिया, और माइनस के 13 है प्लस का 24 है। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा जी, ये हो जाएगा प्लस का 11, प्लस का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बराबर है 0 के। ये हमारे पास इक्वेशन है इसकी 4x प्लस 2y प्लस, ये फाइनल हमारे पास उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई है, 4x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन नंबर 7।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, एक लाइन की इक्वेशन बताएं जो कि गुजर रही है, हमें पॉइंट उस लाइन का दिया हुआ है जी, उस लाइन का पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसमें इस सवाल में हमें पॉइंट दे दिया गया है जहां से लाइन गुजर रही है, -4 -6, मीन x1 और y1 की वैल्यू दी हुई है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू अ लाइन हैविंग स्लोप, जिस उस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, जिस लाइन की हमने इक्वेशन बतानी है वो लाइन क्या है जी, परपेंडिकुलर है। और किसके परपेंडिकुलर है, एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप क्या दी हुई हमें, लाइन की स्लोप क्या दी हुई है, -3/2। ये स्लोप उस लाइन की नहीं है जिस लाइन की इक्वेशन हमने बतानी है, बल्कि ये उस लाइन की है जो लाइन क्या है जी, परपेंडिकुलर है। ये हमें स्लोप दी गई है दूसरी लाइन की जो कि परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, जिसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो उस लाइन की स्लोप मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन होता है हमारे पास -1 ओवर स्लोप ऑफ the perpendicular line to the required line, slope of perpendicular line, जो लाइन परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन के उसकी स्लोप, तो ये तो हमने मालूम करना है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप हमें दी हुई है -1 ओवर, इसकी स्लोप है -3/2। ये क्या हो जाएगा, पहले ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3/2, इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2/3, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। ये हमारे पास स्लोप आ गई है उस लाइन की जिसकी हमने इक्वेशन बनानी है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अच्छा, ये हमने ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये हमें क्लियर हो गया कि वो परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, दोनों लाइंस एक लाइन की जो स्लोप है वो दूसरी लाइन के माइनस के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। अब हमारे पास जिस लाइन की हमने इक्वेशन बनानी है उस लाइन का एक पॉइंट भी दिया हुआ है और उस लाइन की हमने स्लोप भी मालूम कर ली है। तो अब इक्वेशन कैसे आएगी जी, इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या होगा, -6 है वो ऊपर हमें पॉइंट दिया हुआ है, और m क्या है जी 2/3, x माइनस x1 क्या दिया हुआ है हमें -4। अब ये बन जाएगा y+6 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 4। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा y+6, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3y+18 इज इक्वल टू 2x+8। तो ये सारी टर्म्स जो है उधर ले जाते हैं, यहाँ 0 बच जाएगा, 2x+8 हो जाएगा, और माइनस का 3y होगा और माइनस के 18 होंगे। 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 3y और माइनस का 10 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है जी, उस लाइन की इक्वेशन है जिसका जो कि गुजर रही है -4 -6 से, इस पॉइंट से गुजर रही है, और उसकी स्लोप क्या है 3/2 है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 9। वो क्या कहता है जी,
फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन मालूम करें थ्रू जो कि गुजरती है, हमें उस लाइन का पॉइंट दिया हुआ है जी। पॉइंट क्या दिया हुआ है 11 कॉमा -5, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है। और एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप, और जिस लाइन की हमने इक्वेशन बतानी है वो लाइन पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जिसकी स्लोप क्या है जी -24। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप नहीं है, बल्कि ये स्लोप उस लाइन की है जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, जिसकी हमने इक्वेशन बतानी है, उसके ये पैरेलल लाइन है, उसकी स्लोप दी हुई है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपको पता है कि उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। इट्स मीन हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी क्या हो जाएगी, यही होगी। रिक्वायर्ड लाइन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आल्सो इक्वल टू -24। तो अब हमें पॉइंट भी दिया गया है उस लाइन का जिसकी इक्वेशन हमने बनानी है, और उसकी हमें स्लोप भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y1, ये देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है। y1 की वैल्यू -5 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू है जी -24, x माइनस x1 की वैल्यू 11 है। तो ये हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये बराबर होगा -24x, और प्लस का कितना हो जाएगा 24 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 264, प्लस का 264। तो अब क्या होगा, ये चीजें इधर आके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, y प्लस 5 प्लस का 24 x हो जाएगा और माइनस का 264 इज इक्वल टू 0। अब x वाला पहले लिख लेते हैं 24x प्लस y और माइनस का 259 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो है वो कहा गया है 3 चीजें हमने मालूम करनी है जी। 3 चीजें कौन सी हैं, एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरी चीज है जी नॉर्मल फॉर्म। ये हमने क्या करना है जी, 3 चीजें क्वेश्चन नंबर 10 में हमने मालूम करनी है। इसके 3 ऑप्शन है, तीनों में ये चीजें मालूम करती हैं। तो क्या है जी, पहली हमारे पास ए ऑप्शन दिया हुआ है जी। ए ऑप्शन में हमें लिखा हुआ है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने तीनों चीजें मालूम करनी। तो पहली क्या है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो होती क्या है, पहले वो लिखें जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y बराबर होता है एम एक्स जमा सी। तो देखें यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो रही है कि हमने क्या करना है जी, y को एक साइड पे करना है। ये देखें यहाँ से क्लियर हो रहा है। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं तो हमने क्या करना, उसमें y को एक साइड पे कर लेना है। तो इट्स मीन हम क्या करते हैं, y वाली टर्म इधर लेके जाते हैं, बाकी वैसे लिख लेंगे 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 4y। देखिए एक तो ये है कि y को अलग करना है, y को अकेला अलग भी नहीं करना, और कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, y का 1 होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है कि y का कोफिशिएंट क्या है, +1 होना चाहिए। एक तो y को अलग किया और दूसरा y का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ये इस
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्लियर हो रहा है। तो y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ पे 4 है तो 4 पे क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन की दोनों साइड्स पे 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x/4 प्लस 11/4 इज इक्वल टू, यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, y बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या है जी, 2x/4 प्लस 11/4। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ये बन जाएगा 1/2x प्लस 11/4 और यहाँ पर y। अब देखें हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुकी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसमें जो m की जगह हमारे पास आया वो क्या आया है, 1/2। इट्स मीन स्लोप क्या आई है हमारे पास, 1/2। और c हमारे पास क्या है कांस्टेंट, वो है 11/4। ये है जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट हमने चीज क्या मालूम करनी है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या मालूम करना है जी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखें जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है जी, यहाँ लिखते हैं जी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। फार्मूला में प्लस होता है। ये आ गई हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 10 की। नॉर्मल फॉर्म प्लस का ये बन जाएगा 20। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है जी हमारे पास, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो अब इसमें ये एक बात तो क्लियर हो रही है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कि जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है वो मसावी के एक साइड पर है कांस्टेंट नंबर, तो और वो है भी प्लस में। तो पहली बात तो ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 11 इधर रहने देंगे और बाकी नंबर इधर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का क्या हो जाएगा 4y। अब सिर्फ कांस्टेंट को अलग नहीं करना बल्कि कांस्टेंट 1 होना चाहिए, ये भी है। ये देखें आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर +1 है एक साइड पर, तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 11 पे डिवाइड कर देंगे। तो इधर भी क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 11 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, -2x/11 और यहाँ पे +4y/11 हो जाएगा। अच्छा, अब जब हमने इधर एक बना लिया तो अब ये बात भी देखें, यहाँ जो हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। देखें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, x के नीचे ही लिखा हुआ है जो भी है डिनोमिनेटर में है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या है जी, +1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी x के साथ नंबर होगा वो इधर आकर इस डिनोमिनेटर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो सिंपल आपने ये कर देना है, ये x ओवर क्या हो जाएगा 11/-2। यहाँ भी सेम यही, y ओवर क्या होगा 11/4। अगर आप इसको हल करें तो फिर यही चीज बन जाएगी। यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें लिखा हुआ, मैंने लिखा y/11/4 लिखा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि y/11/4। तो अब इसको अगर हम साइन और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें 4/11 हो जाएगा। इट्स मीन ये बन गया 4/11। ये सेम वही चीज। तो बहुत सिंपल मेथड है कि x के साथ जो भी होगा वो नीचे वाले के बटे में चला जाएगा, डिनोमिनेटर उसका बन जाएगा। तो यहाँ 4 आके 11 के नीचे आ गया। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ये वाला a जो x के नीचे लिखा खड़ा है इसकी वैल्यू ये है -11/2 और b की वैल्यू क्या है जी 11/4 है। a और b की वैल्यूज मालूम हो गई हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के ना पहले यही दो चीजें मालूम कर लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसके बाद सारी तीनों की हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म इकट्ठी मालूम करेंगे। अब इसी तरह हम ऑप्शन नंबर बी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है।
में हमें इक्वेशन क्या दी गई है जी? इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है। तो पहले हमने क्या मालूम करना है जी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स जमा सी। तो पहले भी मैंने जैसे बताया आपको, y वाली टर्म हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। तो यहाँ 7y सेम एज इट और बाकी टर्म्स इधर आ जाएंगी। माइनस का 4x प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने y का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना। तो यहाँ 7 है तो 7 पे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इधर भी 7 पर डिवाइड। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। y हमारे पास आ जाएगा -4x बाई 7 और +2/7। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो है वाज़े क्लियर हो रहा है कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी और m की वैल्यू हमारे पास स्लोप क्या आई है? -4/7 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और c कांस्टेंट की वैल्यू है 2/7। अब नेक्स्ट हमने चीज क्या मालूम करनी थी? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या मालूम करना होता है जी? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है जी? x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है? जो कांस्टेंट नंबर होता है वो एक साइड पे पहले तो लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे? और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो इधर ये देखें, इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट नंबर है वो माइनस में है, तो इसको हम इधर लेके जाते हैं, ये प्लस बन जाएगा। ये 4x प्लस 7y सेम एज इट इज इक्वल टू 2। अब जस्ट इसको पॉजिटिव नहीं करना बल्कि इसको 1 करना है। देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 1 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? 2 पर डिवाइड करेंगे। तो इधर ये अमल किया तो इधर भी क्या करेंगे? 2 पर डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 4x बाय 2 प्लस 7y बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x का कोफिशिएंट क्या चाहिए? 1 और y का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 2/4। ये 4 जो है वो इस 2 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। प्लस यहाँ भी ऐसे ही होगा y ओवर 2/7 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल होते हैं। 2 1 2 और 2 2 4। ये हो जाएगा x ओवर 1/2 प्लस y ओवर 2/7 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है? a की वैल्यू है 1/2 और b की वैल्यू क्या आई है? 2/7। ये था ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसका करते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। इक्वेशन हमें दी हुई है जी 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम मालूम करते हैं इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है जी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y वाली टर्म को अलग करना है। तो 15y इज इक्वल टू हो जाएगा 8x माइनस 3। इधर भी 15 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी 15 पर डिवाइड कर देंगे। ये 15 से 15 कैंसिल। y इज इक्वल हो जाएगा 8x बाय 15 माइनस 3 बाय 15। तो अब देखें हमारे पास जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लें। 8 ओवर 15x माइनस आ जाएगा 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15 -1/5। तो अब हमारे पास जो m की वैल्यू आई है यहाँ पर y लिखा हुआ है। स्लोप की वैल्यू m वो है 8/15 और जो कांस्टेंट c आया है वो आया -1/5। यहाँ माइनस, क्योंकि आप देखें जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ है। तो ये जो है यहाँ असल में ऐसे लिखा हुआ है प्लस इंटू -1/5, तो वो माइनस में ही वैल्यू आई है। इसी तरह अब हम मालूम करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म।
इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है जी? एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, एक तो कांस्टेंट नंबर को अलग कर लेंगे, यहाँ पर 3 इधर ही रहेगा और ये दोनों टर्म्स इधर आकर इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 8x प्लस का बन जाएगा और माइनस के 15y बन जाएंगे। अब अकेला हमने कांस्टेंट अलग ही नहीं करना बल्कि कांस्टेंट को यहाँ 1 करना है, तो इधर क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे और इस इक्वेशन को भी 3 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8x/3 माइनस का 15/3y। तो अब हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट भी 1 करना है, ये x ओवर क्या हो जाएगा 3/8 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y ओवर 3/15 क्या हो जाएगा y ओवर 3/15। ये कैंसिल होता है, इसको कैंसिल कर लें, 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15। तो यहाँ आएगा x ओवर 3/8 माइनस y ओवर 1/5 1/5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल इक्वेशन दी गई है, यहाँ दरमियान में प्लस आ रहा है, ये देखिए, तो यहाँ माइनस है तो इट्स मीन हमारे पास b की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जी। एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने क्या डिस्कस करना है, नॉर्मल फॉर्म। इसके 3 ऑप्शन है, हम उनकी क्या बनाएंगे जी, नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म है क्या। नॉर्मल फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या होता है, p है जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से लिया जाता है, ये ओरिजिन से लिया जाता है, उस लाइन पर जिस लाइन की हमने नॉर्मल फॉर्म लिखनी होती है। अब हमें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है जिसकी हमने नॉर्मल फॉर्म लिखनी है जी, तो देखिए वो क्या है जी। ऑप्शन नंबर 1 है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए आपने करना इस तरह है कि आपको ये जो जनरल फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म की, उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है। अब इस पर आप गौर करें तो आप देख रहे हैं ये जो p है, p एक कांस्टेंट नंबर है, ये मसावी के एक साइड पर है और ये पॉजिटिव है, देखिए शुरू में प्लस का साइन है। x और y जो है वो एक साइड पर है, इट्स मीन हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट को हमने अलग करना है। तो हम क्या करें, और प्लस में भी होना चाहिए, तो यहाँ ये प्लस में है, ये इधर ही रहेगा, तो ये बाकी दोनों चीजें इधर आके माइनस हो जाएंगी या इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2x और प्लस का 4y। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब देखें हम क्या करेंगे, हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। ये जो हमें इक्वेशन नंबर 1 बनी है इसकी हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा जी, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कैसे आती है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा जी 4 + 16 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 20 अंडर रूट। और जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 20 की, तो वो बन जाएगा 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इस सारे का अंडर रूट। तो अब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग
मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट का स्क्वायर रूट अलग, और ये यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप करेंगे इस तरह कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे बाय डिवाइडिंग, यहाँ आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 विद मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये बन जाएगा जी -2x प्लस 4y ओवर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 11 ओवर 2 इंटू 5 अंडर रूट। ये 2 इंटू 5 अंडर रूट दोनों के नीचे आ जाएगा, -2 ओवर 2 इंटू 5 अंडर रूट 7x प्लस 4 ओवर 2 इंटू 5 अंडर रूट 7y बराबर आएगा 11/2 इंटू 5 अंडर रूट। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, बल्कि यहाँ पर ये कैंसिल होते हैं, इनको कैंसिल है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ बच जाएगा -1 ओवर 5 अंडर रूट x प्लस 2 ओवर 5 अंडर रूट y इज इक्वल टू आ जाएगा 11/2 इंटू 5 अंडर रूट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे जी, या आप ऐसा करें बल्कि इसको आप इक्वेशन नंबर बी का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दाने बी का देंगे। 2 लिखने से भी हर्ज नहीं है, लेकिन चूंकि हमने जनरल फॉर्म को ए का नाम दिया तो इसको बी का नाम देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम देंगे जी। अब अगर आप ए और बी का कंपैरिजन करें तो हमारे पास cos अल्फा sin अल्फा और p की वैल्यूज आ जाएंगी। हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपैरिजन इक्वेशन ए एंड बी, इन दोनों का कंपैरिजन करने से देखिए यहाँ x के साथ क्या है cos अल्फा है, तो इट्स मीन यहाँ जो x के साथ खड़ा है वो cos अल्फा के इक्वल है, इट्स मीन cos अल्फा जो है वो इक्वल आ गया है -1 ओवर अंडर रूट 5, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इस साइन अल्फा जो y के साथ है, देखें यहाँ y के साथ क्या है साइन अल्फा है, तो यहाँ जो y के साथ है वो साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 5, और यहाँ पर मसावी के राइट साइड पे क्या है p है, इट्स मीन यहाँ जो मसावी के राइट साइड पर है वो क्या होगा हमारा p होगा। तो p की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 11 ओवर 2 अंडर रूट 5, ये हमारे पास cos अल्फा sin अल्फा और p की वैल्यूज आ गई। अब हम अल्फा मालूम करेंगे, तो अल्फा मालूम करने के लिए आप लिखेंगे कि tan अल्फा बराबर होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा। अब यहाँ पे आप sin और cos की वैल्यूज लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे सामने खड़ी है cos की और sin की। ऊपर sin की वैल्यू आएगी वो क्या है जी 2 ओवर अंडर रूट 5, आगे यहाँ मैं साइन ऑफ डिवीजन लगाता हूँ, cos की वैल्यू है cos की है जी -1 ओवर अंडर रूट 5, तो अब ये हो जाएगा 2 ओवर 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई -5 अंडर रूट ओवर 1, 5 अंडर रूट से 5 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया -2, ये आ गया जी tan अल्फा। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए तो ये tan रह के tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स -2। अब tan इनवर्स -2 हम मालूम करेंगे कैलकुलेटर के जरिए, शिफ्ट दबाएंगे फिर tan और आगे लिखेंगे -2 ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू आई है -63.43, ये अल्फा की वैल्यू आई है। ये एंगल जो है मनफी आया हमारे पास, माइनस में आया, तो हमने इस एंगल को क्या करना है पॉजिटिव, तो उसके लिए आपने छोटा सा एक पॉइंट समझना है
आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाई है इसमें आप गौर करें, आपका x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट माइनस में है और y का प्लस में है। इट्स मीन x मनफी कहाँ होता है और y मुस्बत कहाँ होता है। कौन सा कोऑर्डिनेट है ऐसा जहाँ x मनफी होता है और y मुस्बत होता है, तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ से ये बात हमें क्लियर हो रही है, सेकंड कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है। तो जब सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो हमें जो है ना सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ पे खत्म होता है, 180 पे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 180 ऐड कर देंगे। अब लिखेंगे हेंस पॉइंट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू -63.43, बीच में प्लस कर देंगे क्या जी, 180। सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो एंड होता है 180 पर, तो इसलिए 180 बीच में ऐड कर देंगे। तो अब प्लस का 180 है, माइनस का ये है 63.43। इट्स मीन 180 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 63.43। हमारे पास आंसर आ जाएगा, अल्फा हमारे पास आ जाएगा 116.57 डिग्री। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म की, ये वाली x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू लगा देंगे और p की वैल्यू लगा देंगे, तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म of given इक्वेशन, वो क्या बन जाएगी, x cos अल्फा की जगह 116.57 डिग्री प्लस y sin अल्फा की वैल्यू 116.57 इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर लिखी है, ये देखें, ये p की वैल्यू 11/2 इंटू 5√। तो यहाँ पर ये लिख देंगे 11/2 इंटू 5√। ये हमारे क्या है जी, नॉर्मल फॉर्म बन गई है। अब इसी तरह हम दूसरे ऑप्शन की नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमें दिया हुआ है जी 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है जी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। कांस्टेंट को एक साइड पे करना है, तो इट्स मीन हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। मतलब हमने इस कांस्टेंट को पॉजिटिव करना है, तो ये इधर माइनस का है तो इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे और इसको ए कह लें आप। तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड वो आ जाएगी हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा 16 प्लस 49। ये कितना होता है जी, ये हमारे पास बन जाएगा 9 और 6 15, 5 लगेंगे, एक कैरी, 4 और 2 6 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 का अंडर रूट हो जाएगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को हमने मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देना है। यहाँ लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 7y ओवर 65 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2 ओवर 65 अंडर रूट। तो अब ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 ओवर 65 अंडर रूट x प्लस 7 ओवर 65 अंडर रूट y इज इक्वल टू 2 ओवर 65 अंडर रूट।
तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम देंगे। अब ए और बी का कंपैरिजन करेंगे, cos अल्फा और sin अल्फा, और बी की वैल्यू लिख लेंगे। बाय कंपैरिजन इक्वेशन ए एंड बी, इन दोनों का कंपैरिजन करने से x के साथ वाला cos है, इट्स मीन cos अल्फा जो है वो हमारे पास आया है जी 4/65 अंडर रूट, और sin अल्फा हमारे पास आया है जी 7/65 अंडर रूट, और इस तरह p जो है वो आया है हमारे पास 2/65 अंडर रूट। तो अब हमें अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे जी फॉर एंगल, उसके लिए हम लिखेंगे जी tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा ओवर cos अल्फा। यहाँ पर वैल्यूज लगा देंगे sin अल्फा और cos अल्फा की। sin अल्फा की वैल्यू देखें जी क्या दी हुई है, 7/65 अंडर रूट डिवाइडेड बाय cos अल्फा की वैल्यू 4/65 अंडर रूट। ये हमारे पास बन जाएगा 7/65 अंडर रूट मल्टीप्लाई 65 अंडर रूट बाय 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 7/4 हमारे पास आ जाएगा जी tan अल्फा। इसको डिवाइड कर लें 7/4, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 1.75। कितना आ जाएगा जी, 1.75। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे जी, अल्फा की वैल्यू मालूम करने के लिए tan रख के tan इनवर्स बन जाएगा। अल्फा बराबर होगा जी tan इनवर्स 1.75। अब हम इसका tan इनवर्स ले लेते हैं, शिफ्ट दबाया tan, और आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1.75 ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास आंसर आ गया है जी, अल्फा की वैल्यू आ गई है 60.25 डिग्री। एंगल पॉजिटिव है, तो अब हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब एंगल की वैल्यू मालूम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए। ए में वैल्यू पुट करेंगे x cos अल्फा, अल्फा की जगह क्या लगाएंगे 60.25 प्लस y sin अल्फा, अल्फा की जगह फिर वही 60.25 इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ पर हमने लिखी थी, ये है p की वैल्यू 2/5 अंडर रूट, 2/65 अंडर रूट। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म है ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसका लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका है जी सी। ऑप्शन नंबर सी की हमने नॉर्मल फॉर्म लिखनी है। ऑप्शन नंबर सी में वो हमें कहता है जी 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमने इस कांस्टेंट को एक साइड पे करना होता है, तो ये इधर ही रहने देते हैं 3, ये दोनों इधर आके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 8x प्लस का हो जाएगा और माइनस का 15y हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती क्या है जी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो हमने इसकी ना मैग्नीट्यूड मालूम कर लेनी इक्वेशन 1 की। हम लिखेंगे फॉर मैग्नीट्यूड, उसमें x के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y के कोफिशिएंट का -15 है वो, उसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा 64, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 225, तो ये बन जाएगा 289 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड 17 आ गई। अब हमने इक्वेशन 1 को क्या करना है, मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। यहाँ लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय मैग्नीट्यूड।
विद मैग्नीट्यूड। तो डिवाइड करें जी 8x माइनस 15y ओवर 17 हो जाएगा, इधर क्या होगा 3/17, तो यहाँ बन जाएगा 8/17 x माइनस 15/17 y इज इक्वल टू 3/17। तो अब इसको आप क्वेश्चन नंबर ए कहें इसको, और इसको क्वेश्चन नंबर बी कहें, दोनों के कंपैरिजन कर लें बाय कंपैरिजन। बिल्कुल सेम मेथड है सब में, बाय कंपैरिजन इक्वेशन ए एंड बी, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू 8/17, sin अल्फा की वैल्यू क्या आएगी -15/17 और p की वैल्यू क्या आएगी 3/17। तो अब हम एंगल निकाल लेते हैं। एंगल निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि क्या हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, tan अल्फा यहाँ पे कर लेते हैं एंगल के लिए, tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा ओवर cos अल्फा, वैल्यू लगा देते हैं। sin अल्फा की वैल्यू है जी -15/17 डिवाइडेड बाय cos अल्फा की वैल्यू 8/17। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी -15/17 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 17/8, ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -15/8 हमारे पास क्या आ जाएगा जी tan अल्फा। तो अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जी, अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स -15/8। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं जी, शिफ्ट दबाएं tan, आगे ब्रैकेट आप लगाएंगे और उसमें लिखेंगे -15 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ गया है अल्फा, हमारे पास आ गया है -61.92। अब देखें एंगल यहाँ पे माइनस में आया, तो हमें एंगल क्या चाहिए पॉजिटिव में। तो आप क्वेश्चन 1 पे गौर करें, इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये किस कोऑर्डिनेट में ऐसा होता है कि x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट कहाँ पे एंड होता है 360 पे, तो यहाँ पे हम 360 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा -61.92 प्लस 360 हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 360 माइनस 61.92, आंसर आया 298। कितना हमारे पास आंसर आ गया जी 298.08 डिग्री, ये हमारे पास अल्फा आया। अब अल्फा की और पी की वैल्यू लगाएंगे नॉर्मल फॉर्म में, तो हमारी रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी जनरल फॉर्म के अंदर वैल्यूज पुट करने से, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर ए का नाम दिया है। यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए, तो हमारे पास बन जाएगा x cos अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी जी 298.08 प्लस y, आगे साइन लगाएंगे अल्फा की जगह 298.08 इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 3/17, ये हमारा आंसर है।